यार ये क्या, मुझे समझ नहीं आती। नाकामी इंसान की नहीं होती। ये आप लोगों का क्या मसला है यार? एक इंसान है, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं अगर उसका प्रॉपर जिक्र करें तो उनकी कुछ जो नाकामी है और उनका जो असर है उसका जिक्र करना एक कंट्रीब्यूशन है टू नॉलेज, ताकि पाकिस्तान में उस डिस्कशन के बाद आप सीखें और आगे निकलें, अमन और इंसाफ पे आप पाकिस्तान को चलाएं। ये मैं, लेकिन ये कहना कि जी आपने उनके फेलियर्स का जिक्र क्यों किया, व्हाई नॉट? अगर हजरत उस्मान के ऊपर मौदूदी पूरी किताब लिख सकते हैं, खिलाफत और मलूकियत, और वो जमात इस्लामी का बेसिक टेक्स्ट है, तो उसमें तो कोई शोर नहीं मचता। गांधी के ऊपर, नेहरू के ऊपर तो पर्सनल अटैक्स बहुत होते हैं, लेकिन दुनिया पढ़ती है, कुछ एग्री करते हैं कुछ नहीं करते हैं। पाकिस्तान में ये रिवाज ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिन्ना साहब को कभी उनके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन पे बात करने नहीं दी गई। समझ गए आप? इन्होंने उनकी 11 अगस्त की स्पीच जो है, मेरे ख्याल से कि 1960s में गायब हुई है पब्लिक से। ऑल अलोंग उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की तकसीम होने से यहाँ पे अमन होगा, क्योंकि ये दो कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान। मिलके रहेंगे तो झगड़ा होगा हर वक्त, अलग हो जाएंगे तो अमन हो जाएगा। ये दैट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्या कन्विंसिंग है या नहीं है, मुझे उस पर बहुत एतराज है। बट आप जिन्ना साहब की बात कर रहे हैं ना, तो इस बुनियाद पे उन्होंने वोट भी सारे मुसलमान, अपने मुसलमानों को साथ ले लिया। याद रखें उस जमाने में सिर्फ 11% लोगों को राइट टू वोट था। ये कोई अडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन नहीं हुआ। ये वही लोग वोट देते थे जो पढ़े लिखे थे या जो टैक्स देते थे, प्रॉपर्टी ओनर्स। तो ये कितनी अवामी वोट है इस पे बहस हो सकती है, लेकिन इस तरह फिर कांग्रेस को भी क्या अवामी वोट तो नहीं ना मिला, इन 11% का ही मिला है ना। हर वो जो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, अपने उसके अंदर सेंसस के अंदर उसको उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का मेंबर हो सकता है। और 1940 में उन्होंने मुस्लिम लीग को आम आवाम के लिए भी खोल दिया। उससे पहले तो ये एक एलीट पार्टी थी। उसके अंदर फिर मसलन शिया उनके पास है, उन्होंने कहा जी ये अगर ऐसे एक मुल्क बनेगा मुसलमानों का तो उसमें तो सुन्नी डोमिनेशन क्लियरली हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नॉन सेक्टेरियन एक स्टेट बनाएंगे मुसलमानों की। और उसके बाद फिर जो मसलन ये अहमदी या कादियानी कम्युनिटी के साथ भी उन्होंने पूछा गया कि ये आप इनको मुसलमान मानते हैं या नहीं। उन्होंने कहा जी जो सेंसस में अपने आप को कहते हैं ये एक गिवन फैक्ट है, तो उनसे भी इन्होंने मदद ली और उनकी लीडरशिप ने इनकी मदद की भी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप एक मजहब के नाम पे स्टेट बनाते हैं तो या तो होना कि उस मजहब के लोग फिर एक ही चीज तरीके से बिलीव करते हो। अगर उनमें कई बिलीफ्स हैं, अभी तो ये यही नहीं फैसला हुआ कि सुन्नियों के अंदर के हाथ बांध के तो पढ़नी है, लेकिन रफा दरैन करना है या नहीं करना, ये झगड़े हैं यार। और शिया जो है वो हाथ छोड़ के पढ़ते हैं, इस पे ये लड़ते हैं, बातें करते हैं और बेतहाशा और भी बातें हैं। मेरी बात ना मानो, सिर्फ जाके यूट्यूब पे देख लो ये मौलवी एक दूसरे के खिलाफ क्या बातें करते हैं। देवबंद के जो आलिम थे जिनको माना जाता था पाकिस्तान में, शबीर अहमद उस्मानी, उन्होंने भी तकरीर की और वहां पे उन्होंने कहा कि देखें ये पाकिस्तान ऐसा होगा जहां पे पूरा इंसाफ होगा, और मिसाल दी कि महात्मा गांधी ने बिहार में 1937 में तकरीर की थी और कहा था कि आप ऐसी हुकूमत इस तरीके से बनाएं जैसे कि अबू बकर और उमर ने चलाई थी हुकूमत। ये शबीर अहमद उस्मानी ने। और इसके अलावा वेरी इंटरेस्टिंग, वहां पे ये भी बोले, क्या कहते हैं, सर जफरुल्लाह जो रबुआ जमात के आप जानते हैं, वहां पे शबीर अहमद उस्मानी से ज्यादा कुरान को उन्होंने कोट किया और कहा है कि इस्लाम के अंदर कोई भी सेक्टर जिंदगी का नहीं है जो इस्लामी तरीके से नहीं मोल्ड किया जाता। शबीर अहमद उस्मानी ने तो फिर जिक्र कर दिया ना महात्मा गांधी का, हाँ जी, कि भी वो भी मिसाल दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने मिसालें जो दी वो यही थी कि कुरान में और इस्लाम में हर चीज इंक्लूडेड है, इकोनॉमी भी, फॉरेन अफेयर्स भी है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, हाँ जी, सियासत भी, कल्चर भी, एवरीथिंग। और दूसरी बात है कि बाद में सबको पता था कि इनके झगड़े जो हैं वो बड़े डीप गोइंग है कि कौन मुसलमान है या कौन नहीं है।
मगर वहां पे ये सारे एक थे, बिल्कुल नई बातें हैं। इसमें मैंने जिन्ना साहब के 4 फेज जिंदगी के बनाए हैं। लोग अक्सर 2 या 3 का जिक्र करते हैं। जो मैंने आपको कहा है ये सारी किताब के अंदर है और हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। मैंने किसी चीज को डॉक्यूमेंट्स के बगैर नहीं प्रेजेंट किया। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद की शोहरत अवाम को सच्चाई की तमाम तर शक्लों के साथ मालूमात की इंफॉर्मेशन की फराहमी है। प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद की एक नई किताब मंजर-ए-आम पे आई है, जो कि कायदे-आज़म मिस्टर जिन्नाह के बारे में है। कायदे-आज़म मिस्टर जिन्नाह के बारे में आपने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी होंगी, लेकिन ये किताब प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद की एक ऐसी किताब है जिसका आपने इससे पहले कभी मुताला नहीं किया होगा। इसमें कायदे-आज़म मिस्टर जिन्नाह की जिंदगी के बारे में और तमाम तर उनकी सियासत के हवाले से इसमें लिखा गया है, जो कि डॉक्टर साहब की एक बहुत उम्दा तहकीकात काविश है। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपकी नई किताब मंजर-ए-आम पे आई है, जो कि आपने कायदे-आज़म के हवाले से लिखी है। तो इस जैसे ही ये किताब अभी मंजर-ए-आम पे आई है, तो हमारे बहुत सारे जानने वाले रीडर्स और नाजरीन उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब का आप इंटरव्यू कीजिए, जिसमें वो हमें बताएं कि हमारे पास तो पाकिस्तान में ये किताब उनकी पढ़ने के लिए मौजूद नहीं है, तो कम से कम उनकी ज़ुबानी कुछ सुनने को भी मिल जाए। तो जब ये किताब पाकिस्तान में आएगी तो हम उसको बेहतर अंदाज में पढ़ भी सकेंगे। तो इस हवाले से आप बताइए कि जो आपने जिन्ना साहब के हवाले से जो किताब लिखी, तो इसमें सबसे जो ऐसी बात कौन सी जो आपकी भी पसंदीदा है? पीरजादा साहब, आपने मेरे पहले भी इंटरव्यू किए हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल होराइजन पर जर्नलिज्म की फील्ड में आप जैसे नौजवानों की जरूरत है, जो रोशन ख्याली की बात करें और सच का साथ दे। हम सब जो है पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट सर्व करना चाहते हैं। उसमें तनकीदी जायजे के बगैर कोई चीज तब्दीली कभी आती नहीं प्रोग्रेसिव, जब तक आप तनकीद से शुरू ना करें बातें। देखें, सबसे जबरदस्त तकरीर जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना की, वो राउलेट एक्ट जब पास हुआ था गालिबन 1919 में या 1920 में, ये इसी महल 1919 में, जिसके बाद ये था कि हुकूमत जब चाहे जिस मर्जी इंसान को बगैर प्रॉपर ये अपना लीगल प्रोसीजर के तो वो डिटेन कर सकती है। और ये तब हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी और सारे हिंदुस्तान ने, हर इलाके ने अंग्रेजों की मदद की थी, फौज में भी और डोनेशंस के साथ। तो सब इंतजार कर रहे थे कि अब सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ कुछ अंग्रेजों की तरफ से आएगा। इसके बिल्कुल बरक्स उन्होंने ये राउलेट जो है ना बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सियासी आजादियों पे और बोलने की आजादियों पे रिस्ट्रिक्शंस लगी। तो उसके अंदर फिर मोहम्मद अली जिन्ना वाज मेंबर ऑफ द, वो क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। उन्होंने वहां पे जो तकरीर की है अंग्रेजों की इस क्या कहते हैं पॉलिसी के खिलाफ, वो अपने जमाने की एक बहुत बड़ी तकरीर है। बल्कि बहल उस दौर में इससे बेहतर तकरीर किसी और ने नहीं की। तो मेरे ख्याल से उनके करियर का जो है ना वो दौर, नेशनलिस्ट जो एंटी एक ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पर तनकीद है, वो उस जमाने की बेस्ट स्पीच है। दूसरी एक और उनका बयान है कि जब भगत सिंह और उसके कॉमरेड्स ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बम चलाया है और वो वहां पे दोनों पकड़े गए हैं। हाँ जी। तो उसके बाद ये कायदे आजम की एक तकरीर है कि मैं भगत सिंह और उसके कॉमरेड्स की ये जो हरकत है इसके बिल्कुल मैं हक में नहीं हूं, लेकिन ये मुझे समझ आती है कि आप लोगों की जो तर्ज हुकूमत है उसने हमारे लोगों को कितना
बेबस कर दिया है कि वो इस किस्म के हथकंडों पर अब आके इन्हिसार कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सबसे पसंदीदा स्पीच जिन्ना साहब की इस हवाले से थी कि जो हमारी शख्सी आजादी और बोलने की आजादी पे पाबंदी लगाती थी, ये तो राउलेट्स एक्ट, हाँ जी, हाँ। आज अगर जिन्ना साहब जिंदा होते तो जो आज आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, क्या आप जिस तरह आपने रिसर्च की उनके हवाले से, तो क्या वो खामोश रहते? आज जो हमारे सियासतदान हैं वो ऐसे कई बिल मंजूर होते हैं पार्लियामेंट में जो कि अवाम की आजादी को दबाने की कोशिश उनके पीछे कार फरमा होती है। तो क्या आप समझते हैं कि आज अगर जिन्ना साहब जिंदा होते तो उनका पाकिस्तान भी इस तरह का होता? बात यह है कि इसके ऊपर अब मैंने कई लोगों को इंटरव्यू दे दिया है। बात यह है कि उन्होंने क्या सोचा, कैसे सोचा, उनकी हर किस्म की तकरीर है। अलबत्ता वो खुद जो उनका पॉलिटिकल करियर है उसमें आज़ादी राय के ऊपर उनका बहुत जोर है, लेकिन वो अंग्रेजों के दौर की बात है। पाकिस्तान बनने के बाद उनकी चंद पॉलिसीज जो है उन पे मेरी ठीक ठाक तनकीद भी है। यानी आप हर एक इंसान को एक ही तरफ से ना देखें, लेकिन उनकी कदरों में फ्री स्पीच वाज एन इम्पोर्टेंट थिंग, ये बात हम मानने को तैयार है। वो ठीक है। खुद गवर्नमेंट में होते हैं तो क्या करते हैं यार, ये कुछ भी इस पे आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, ये दिस इज नॉट अ फेयर क्वेश्चन। ठीक ठीक हो गया। हाँ, अच्छा अच्छा, प्रोफेसर साहब, ये इन पे जिन्ना साहब पे बहुत सारी किताबें मंजरे आम पे आ चुकी हैं, तो जी। आपकी किताब में ऐसी क्या नई चीज है कि लोगों को कि जिनकी वजह से लोग आपकी किताब को पढ़ेंगे? क्या ऐसी आप नई तहकीक सामने लेके आए हैं जिन्ना साहब की जिंदगी के हवाले से? बात यह है कि मेथोडोलॉजी के हवाले से कि कैसे मैंने अपनी रिसर्च की है, वो बड़ी मेरे ख्याल से इनोवेटिव यानी नई किस्म की है। कि मैंने उनकी पर्सनल जो तकरीरें हैं ना, और जो उन्होंने पब्लिक मौकफ लिए हैं, पोजीशन स्टैंड्स, उनको उन हालात में प्लेस करके तो उनको एक्सप्लेन किया है कि इनका ये ही मतलब था या इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इससे पहले ये हुआ कि लोगों ने अपनी पसंद की जो जिस हालात में हुआ तो वैसी एक उनका कोई एक बयान दे दिया और बाकी बयान जो है ना दबा दिए। मैंने ठीक है। खास तौर पे जब से वो पाकिस्तान मूवमेंट के सबसे बड़े चैंपियन बने तो उनकी एक एक तकरीर जो है जो पब्लिक में है, हाँ जी, वो जी। मैंने इंक्लूड की है। और कुछ लोगों ने ठीक है। बिल्कुल ऐसी उनकी ओरिजिनल जो है ना जो अपनी वर्डिंग्स हैं उनको इग्नोर कर दिया या सिलेक्टिवली कोट किया है। तो इस किताब में ठीक इस है। किस्म का वो क्या कहते हैं पंजाबी में डंडी नहीं मारी गई। ठीक है। जी। अच्छा, इसमें प्रोफेसर साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें डंडी नहीं मारी गई, तो ये वाकई भी जो तारीख के जो लोग हैं, पढ़ने वाले हैं, तालिब इल्म हैं, उनके लिए एक बड़ी अहम किताब है। तो वो भी मुझसे सुन ले जल्दी जल्दी। सबसे पहले उनका है इंडियन नेशनलिस्ट का फेज। ये शुरू होता है 1906 में जब वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और 1920 में जब वो रिजाइन कर देते हैं, छोड़ जाते हैं, यानी कांग्रेस को छोड़ जाते हैं, ही वॉकड आउट। उसके बाद एक बहुत लंबा पीरियड है उनका जिसको मैं कहता हूं मुस्लिम कम्युनिटेरियन। कम्युनिटेरियन का मतलब होता है कि अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए आप जिद्दोजहद करें। ठीक है। वो पीरियड 1920 में एकदम शुरू नहीं था, हो गया, उसके अंदर नेशनलिज्म भी था, कम्युनिटेरियनिज्म भी थी, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते ये उनकी पोजीशन बन गई कि हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, उससे पहले उनका मौकफ था कि सारे हिंदुस्तानी एक कौम है, नेशन है, और मजहब और इसकी बुनियाद पे लोगों को तकसीम करना जो है ये हिंदुस्तान की आज़ादी और इसकी यूनिटी के खिलाफ है। दूसरी फेज में उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान एक कौम नहीं है, यानी हिंदुस्तानी एक कौम नहीं है, बल्कि इसमें कई कौमी नेशनैलिटीज हैं, कौमें हैं। और उसके अंदर उन्होंने मुसलमानों को एक नेशनैलिटी कहा, हिंदुओं को एक नेशनलिस्ट कहा, एक नेशनैलिटी कहा।
दलित्स को एक और नेशनैलिटी कहा, द्राविडियन जो है साउथ इंडिया के उनको कहा, सिखों को कहा। ऐसे करके उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कई नेशनैलिटीज हैं, लिहाजा हम ऐसे हिंदुस्तान में ही रहना पसंद करेंगे कि जहां पे सेंट्रल हुकूमत के पास ज्यादा पावर्स ना हो, सिर्फ वही हो पावर्स जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और एक दो और चीजें जो होता है ना कोऑर्डिनेट करने वाली, बाकी सारी जो है राइट्स जो है वो प्रोविंसेस के पास हो। ठीक है। अच्छा, तीसरी फेज उनकी शुरू होती है 1937 में। इस फेज में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हिंदुस्तान में दो कौमें हैं। देखो यार, अंग्रेजी में ये लफ्ज है नेशन एंड नेशनैलिटी, उसकी उर्दू क्या तर्जमा है मुझे नहीं पता। फर्क इतना है कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कई छोटी छोटी सब नेशंस हैं, यानी सिख हो गए और कुछ और हो गए, लेकिन दो बड़ी कौमें हैं नेशंस, हिंदू और सिख, हिंदू और मुसलमान यार, ठीक है, टू नेशन थ्योरी। ये 1937 में उन्होंने शुरू की और उसकी बुनियाद फिर पाकिस्तान की कैंपेन की। तो ये उनकी तीसरी फेज है, पहले इंडियन नेशनलिस्ट, देन मुस्लिम कम्युनिटेरियन, और तीसरी फेज है मुस्लिम नेशनलिस्ट डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, और चौथी फेज है एज द ऑल पावरफुल हेड ऑफ स्टेट। ये भी आज तक किसी ने इस तरह के उनके चार फेज नहीं बनाए। लोग इंडियन नेशनलिस्ट के बाद कहना शुरू कर देते हैं वो मुस्लिम नेशनलिस्ट हो गए, नॉट एट ऑल। वो काफी देर तक एक और फॉर्मूले के लिए काम करते रहे, वो कामयाब क्यों नहीं हुआ, क्या उसमें खराबियां हो गई, वो एक बहुत लंबी बहस है। लेकिन आप पूछ रहे हैं ना किताब की खासियत क्या है, वो ये है कि इसके अंदर चार फेजेस हैं मोहम्मद अली जिन्ना की लॉन्ग पॉलिटिकल करियर की। और मैंने एक और बात की है जो कि लोगों को समझ नहीं आती, कि जो इतने बड़े वो लीडर थे उसमें कोई शक नहीं है, उनके पीछे लोग कैसे लगे, किस तरह लगे, ये उनकी अपनी एक शख्सियत में एक अट्रैक्शन भी है। अगर ये ना होती तो एक बॉम्बे में पैदा के छोटी सी कम्युनिटी जो है इस्माइली खोजों की, वहां से सारे मुसलमानों की लीडरशिप उनके हाथ में आई, तो उनके अपने भी कमाल बहुत होंगे ना, समझ गए आप? हाँ जी। तो लेकिन जब उन्होंने फिर मुस्लिम नेशनलिज्म को अडॉप्ट किया, तो बात यह है कि चंद सालों में उन्होंने सारे मुसलमानों को साथ मिलाना था, क्योंकि उनके मुखालिफ जो थी वो कांग्रेस थी ना, और अंग्रेजों को दिखाना था कि मुसलमान हमारे साथ हैं। इसके अंदर फिर जो उन्होंने टैक्टिक्स इस्तेमाल किए मुसलमानों को इंक्लूड करने के लिए, वो थे इनक्लूसिव। हर वो जो कहता है कि मैं मुसलमान हूं अपने उसके अंदर सेंसस के अंदर, उसको उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का मेंबर हो सकता है। और 1940 में उन्होंने मुस्लिम लीग को आम आवाम के लिए भी खोल दिया। उससे पहले तो ये एक एलीट पार्टी थी। उसके अंदर फिर मसलन शिया उनके पास है, उन्होंने कहा जी ये अगर ऐसे एक मुल्क बनेगा मुसलमानों का तो उसमें तो सुन्नी डोमिनेशन क्लियरली हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नॉन सेक्टेरियन एक स्टेट बनाएंगे मुसलमानों की। और उसके बाद फिर जो मसलन ये अहमदी या कादियानी कम्युनिटी के साथ भी उन्होंने पूछा गया कि ये आप इनको मुसलमान मानते हैं या नहीं, उन्होंने कहा जी जो सेंसस में अपने आप को कहते हैं ये एक गिवन फैक्ट है, तो उनसे भी इन्होंने मदद ली और उनकी लीडरशिप ने इनकी मदद की भी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जो जमीयत उलमा हिंद है, जो जिसका होल्ड उर्दू स्पीकिंग बेल्ट में था और सुन्नी मुसलमानों पे देवबंद की सोच के, उन्होंने तो कहा कि हिंदुस्तान की तकसीम जो है ये मुसलमानों की तकसीम है और ये इस्लाम के लिए एक सेटबैक है, इससे फायदा नहीं नुकसान होगा, क्योंकि इस्लाम का पैगाम तो सारी दुनिया में फैलना चाहिए। इस तरह आप इसको इसकी एक दीवारें बना देंगे
मगर जो जब ये यहाँ पे आए नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ के जो मुसलमान थे वो तो बरेलवी स्कूल के थे, सिंध के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में तो खैर वो खुदाई खिदमतगार कांग्रेस के साथ थे। वहां पे उन्होंने अपने पैर जमाए पीर मानकी शरीफ के जरिए, जो भी एक सूफी थे। सूफी जो है वो बरेलवी स्कूल से अक्सर होते हैं ना। तो इस तरह वहां पे इन्होंने मुसलमानों को कहा कि, और कई वादे किए कि हम, मसलन पीर साहब मानकी शरीफ के साथ उनकी पूरी कम्युनिकेशन है, जहां पे उन्होंने डिमांड किया है कि शरीयत होगी। और इन्होंने कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, जहां पे 75% मेंबर मुसलमान होंगे, वहां पे ऐसे कानून बने जो शरीयत के खिलाफ होंगे। तो उनको इस तरीके से इन्होंने कमिट कर लिया और वो इनके साथ आ गए। पंजाब के अंदर भी इस्लाम के नाम पे वोट लिया गया है। पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आम सारे पंजाब में लगा है। मेरे अपने कजन थे, अपना मियां मकसूद अहमद, वो पेश पेश थे। और ये जितने लीडर हैं, सैयद अहमद सईद किरमानी जो बेहल जॉइंट सेक्रेटरी थे मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के, अजीज मजहर, और कई और नाम मुझे एकदम याद आ रहे हैं जिनके इंटरव्यू मेरी पंजाब वाली किताब में आ चुके हैं। तो इन्होंने ये नारे लगाए, उलमा ने भी यही नारे लगाए कि जब आएगा तो शरीयत के मुताबिक हम एक मिसाली रियासत बनाएंगे जिसमें मनी लैंडिंग खत्म हो जाएगी और इंसाफ होगा, वही जो खुलफाए राशिदीन करते थे। ये सारे इनके वादे हैं। और इन्होंने कहा कि अगर आप खिजर को वोट देंगे, जो एक और जमात थी पंजाब की, तो आप कुफर को वोट दे रहे हैं। अगर आप मुस्लिम लीग को वोट देंगे, ये 1945-46 के इलेक्शन की बात है, तो आप रसूल अल्लाह को और हजरत अली को दे रहे होंगे वोट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेरी इस किताब में भी हैं और पंजाब वाली में भी थे। और फिर सिंध के अंदर भी इन्होंने वहां पे जो है मुजद्दद फैमिली की एक जो है ना सेक्शन, नक्शबंदियों का, उनसे मदद ली। तो ये सारा इस तरह इन्होंने सबको लेके आए। अब मसला ये है, ये जरा सुन लो, जी पाकिस्तान तो जाता है बन, अब वहां पे झगड़ा शुरू, तुम भी जानते हो मैं भी, है कि हु इज द रियल मुस्लिम। प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा, जी आपने पूरी जिंदगी खंगाल डाली जिन्ना साहब की, तो जाती जिंदगी में वो सेकुलर थे, लिबरल थे, या फिर जी। मजहबी इंसान थे? अच्छा, मैंने उनकी सारी जो पर्सनल लाइफ है उसको फॉलो किया है, लेकिन वो किताब का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में उससे, वो मतलब उससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं। पर्सनल लाइफ में लोग कई दफा बहुत सेकुलर होते हैं, लेकिन अपनी पब्लिक लाइफ में वो बड़े कम्युनलिस्ट हो सकते हैं। देखिए सावरकर जो है, अपना हिंदू महासभा के जो लीडर थे, वो ही वाज एन एथिस्ट, लेकिन वो हिंदू नेशनलिज्म की बुनियाद उन्होंने डाली। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। पर्सनल लाइफ में सब जानते हैं कि वो, ही वॉज टेकिंग अ रेगुलर ड्रिंक। मसलन मैंने बताया कि 1945 में ही वॉज इन बलोचिस्तान और खान ऑफ कलात के मेहमान थे। खान ऑफ कलात ने बाकी सब सरदारों को बुलाया था कि जी कायदे आजम से आप मिले। तो ये किसने लिखा है? सैयद मुनीर हुसैन, जो कि बाद में बलोचिस्तान प्रोविंस के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। वो पाकिस्तान की आईसीएस ऑफिसर थे और बहुत सीनियर पोजीशंस उनके पास रही हैं। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी है, ये महल पंजाब के थे, या वेरी हाई पोजीशंस। और उनकी किताब है जिसमें से ये सारा कुछ, फिर मैंने उनको लिख के कंफर्म भी किया। ये दिस इज 1945। तो वहां पे उनका जो वैलेट होता है नौकर एक, वो उनकी आफ्टरनून ड्रिंक लेके आ गया। तो वो जो अपना खान ऑफ कलात ने कहा कि सर अभी तो आपने सब सरदारों को मिलना है, तो वो आपको ये ड्रिंक देख के तो वो घबरा जाएंगे। तो जैसे सैयद मुनीर हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम वेरी एंग्री विद द खान ऑफ कलात, और कहा कि जो मैं प्राइवेट हूँ वो मैं पब्लिक भी हूँ। और वो फिर यहाँ पे किताब में वो ये बात खत्म होती है। इससे पहले उन्होंने कहा है, मसलन एमसी छागला की किताब है कि एक जमाने में इलेक्शन शायद 1920 में हो रहा था, या अराउंड दैट टाइम, तो उनकी जो बेगम है
रट्टी वो सैंडविच लेके आ गई लंच के लिए और कहा कि तुम्हारे पसंदीदा सैंडविच हैं, और उसमें हैम सैंडविचेस थे। हैम यू नो इज पोर्क। अब ये किताब बाय द वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने भी छाप दी हुई है। स्टैनले वॉलपोर्ट ने ये इसको रिपोर्ट किया है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये पाकिस्तान में किसी किताब में ये आई नहीं। अलबत्ता मैंने इन चीजों पे जोर नहीं दिया। मेरा इंटरेस्ट था कि उनके जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं और पॉलिटिकल स्टैंड्स हैं उसे एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट कैसे एनालाइज किया जाए। अच्छा प्रोफेसर साहब, पब्लिक लाइफ की आप बात कर रहे हैं और इस पे जोर दे रहे हैं, जी। तो ये भी कहा जाता है अपनी पब्लिक लाइफ में भी वो सेकुलर रहे हैं, तो कुछ कहते हैं वो मजहबी रहे हैं, तो जरा मुख्तसर सा जरा इस बारे में बयान कर दीजिएगा। अच्छा, ये बात है कि सबसे पहले 1937 लखनऊ में उन्होंने अचकन और ये कराकुली कैप जो बाद में जिना कैप है और शायद शलवार पहनी और वो स्टेज पे आए और वहां पे नारे लगे अल्लाह अकबर के कि आज से आप मुसलमानों के लीडर हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने कई दफा ये मसलन जुम्मे की नमाज बादशाही मस्जिद लाहौर में भी अटेंड की। शायद ये तो 1936 में भी वो चले गए थे सूट पहन के। बाद में वो इस ड्रेस में भी गए हैं। ईद मिलादुल नबी के जो होते हैं यू नो जलसे, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया है। तो पब्लिक लाइफ में उन्होंने, लोगों ने उन्हें इस तरह भी देखा है। पब्लिक लाइफ में उसके बाद सूट भी वो पहनते रहे हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने जिस तरह ये सारा मुसलमानों को अपने साथ लाए, तो जो वादे किए हुए हैं वो भी तो साथ साथ चल रहे हैं ना। अब वो वादे उन्होंने उनके वोट लेने के लिए किए, उनकी सपोर्ट लेने के लिए किए, यस, लेकिन उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं है। जो लोग साथ आपके आते हैं वो कुछ उम्मीद लगा के आते हैं ना कि ये हमारी, अगर इनके साथ जाएंगे तो बाद में ये चीजें ये पूरी करेंगे। यार ये कौन सी बड़ी बात है। अब उसमें फर्क ये हो जाता है कि उन्होंने कई किस्म के वादे किए हुए हैं। मैंने बताया मुझे डॉक्टर याकूब बंगश जो हिस्टोरियन है लाहौर में पढ़ाते हैं, उनसे भी आप बात कर लें। उन्होंने मैं खुद बताया कि साहबजादा यकूब अली खान जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, वो 1947 में 48 में ही वाज कायदे आजम्स मिलिट्री एड। हाँ जी। और बाद में एडमिरल एहसान जो है, सैयद एहसान शायद नाम उनका, वो नेवल एड थे। ये दोनों दे वर यंग पीपल एट दैट टाइम। वो गए अपना कायदे आजम के पास, रात के कोई 8 बजे थे या कुछ ऐसा टाइम था, और वो शायद पजामा में थे एंड ही वाज लुकिंग वेरी वीक एंड सो ऑन। तो उन्होंने कहा सर ये हम इंडिया में रोज खबर आ रही है कि अब ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कर ली है, अब ये कर लिया, बड़ी तरक्की हो रही है और जल्दी जल्दी हिंदुस्तान अपनी वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, तो हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा यार बात ये है कि मैंने ये सारा कुछ पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली को सौंप दिया है। जाहिर है लोगों के इलेक्टेड लोग जो हैं वही इसको बनाएंगे। एक बात ये। दूसरी बात ये कि मैंने मुख्तलिफ किस्म के वादे लोगों के साथ किए हुए हैं और मुझे पूरी समझ आती है कि ये टाइम लगेगा जब तक कि लोग इनको, इन वादों के जो तजादाद हैं उनको रिजॉल्व कर लें। अब हुआ ये कि वो वादों के जो तजादाद हैं वो रिजॉल्व नहीं हुए, वो ज्यादा शार्पन हो गए। अब ये शायद उनको शायद उस वक्त समझ नहीं आई, और ये हो भी जाता है कि आप किसी इंटेंशन से एक बात करते हैं, उस पे आप अपना केस भी जीत लेते हैं। जीत तो लिया ना उन्होंने केस, ये सारे लोगों को साथ लेके, इनका वोट लेके प्रूव कर दिया कि मुसलमान हमारे साथ है। लेकिन उन मुसलमानों में ये सारे ही थे, शिया भी थे, सुन्नी भी थे, हर किस्म के सुन्नी भी थे। देवबंद की भी एक सेक्शन इनके साथ आ गई थी, शबीर अहमद उस्मानी और ये बाकी ये ग्रुप जो आ गया था छोड़ के मेन देवबंद की लीडरशिप को। हाँ जी। और इसमें ये अहमदी लीडरशिप भी साथ आ गई थी। तो बाद में अब ये मसला तो बाद में शुरू हो गया ना कि भाई यहाँ पे क्योंकि ये मुसलमानों के लिए स्टेट बनी है और इसमें कोई शक नहीं,
कि जिन्ना साहब वाज वेरी क्लियर कि इस स्टेट को बनाने वाले मुसलमान हैं और वो मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर हैं और इस स्टेट में इस्लाम का एक रोल होगा। जो वो समझते थे कि जमहूरियत भी उसमें होगी, उसमें शरीयत भी होगी, उसमें इंसाफ भी होगा। ये सारे उनके मुख्तलिफ बयानात हैं। जब वो चले जाते हैं तो उन पे जब क्लैश होता है तो लोग अपने अपने तरीके से याद रखते हैं ना। यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे जब बहस हुई तो वहां पे हिंदुओं ने ये मौकफ लिया कि जी 11 अगस्त को तो उन्होंने कहा था कि हम मजहब जो है वो स्टेट का हिस्सा नहीं होगा, सिटीजनशिप का। तो जो मुसलमान सारे बोले हैं, सब जितने भी बोले हैं, उन सब ने कहा कि हमें जो उन्होंने वादे किए हुए थे वो तो ये थे, और उनमें ये था कि ये एक इस्लामिक स्टेट, ये मुसलमानों की स्टेट होगी, ये एक मिसाली स्टेट होगी। उसके अंदर कौन कौन बोले? देखे, बहुत बड़े नाम है, दिग्गज नाम। डॉक्टर महमूद हुसैन जो बाद में वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी बने, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी जो वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी भी बने और फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन भी रहे। हाँ जी। उसमें अब्दुल रब निश्तर जो फ्रंटियर के मुस्लिम लीग के बहुत बड़े लीडर बने। उसके अंदर चौधरी नजीर अहमद खान जो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल थे, वो बोले। उसके अंदर प्रोफेसर डॉक्टर उमर हयात, हाँ, पंजाब से जो हैं, जो बाद में पहले इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल थे, फिर शायद यूनिवर्सिटी के भी वो वाइस चांसलर रहे। तो ये सारे लोग मुस्लिम लीग की जो थिंक टैंक आप कह सकते हैं कि ये कैसे बनेगा, ये उसके थे। उसमें इसके अलबत्ता देवबंद के जो आलिम थे जिनको माना जाता था पाकिस्तान में, शबीर अहमद उस्मानी, उन्होंने भी तकरीर की और वहां पे उन्होंने कहा कि देखें, ये पाकिस्तान ऐसा होगा जहां पे पूरा इंसाफ होगा, और मिसाल दी कि महात्मा गांधी ने बिहार में 1937 में तकरीर की थी और कहा था कि आप ऐसी हुकूमत इस तरीके से बनाएं जैसे कि अबू बकर और उमर ने चलाई थी हुकूमत। ये शबीर अहमद उस्मानी ने। और इसके अलावा वेरी इंटरेस्टिंग, वहां पे ये भी बोले, क्या कहते हैं अपना, सर जफरुल्लाह जो रबुआ जमात के आप जानते हैं, और हाँ जी, हाँ, एंड ही वाज, आई थिंक इन 1949 ही वाज फॉरेन मिनिस्टर। वहां पे शबीर अहमद उस्मानी से ज्यादा कुरान को उन्होंने कोट किया और कहा है कि इस्लाम के अंदर कोई भी सेक्टर जिंदगी का नहीं है जो इस्लामी तरीके से नहीं मोल्ड किया जाता। शबीर अहमद उस्मानी ने तो फिर जिक्र कर दिया ना महात्मा गांधी का यहाँ। हाँ, हाँ जी, कि भी वो भी मिसाल दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने मिसालें जो दी वो यही थी कि कुरान में और इस्लाम में हर चीज इंक्लूडेड है, इकोनॉमी भी, फॉरेन अफेयर्स भी है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। हाँ जी, सियासत भी, कल्चर भी, एवरीथिंग। और दूसरी बात है कि बाद में सबको पता था कि इनके झगड़े जो हैं वो बड़े डीप गोइंग है कि कौन मुसलमान है या कौन नहीं है, मगर वहां पे ये सारे एक थे। और तो और जो लेफ्ट के नाम गिना जाता है पाकिस्तान की कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन लाहौर वाले, भगवानपुरी के जो बड़े मशहूर आदमी हैं, उनकी तकरीर में उन्होंने कहा कि हाँ, इस्लामिक स्टेट अगर बने तो वो सोशलिज्म की बुनियादों पे होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में इंसाफ है और सोशलिज्म भी इंसाफ है। मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रेजोल्यूशन जो पास हुआ है इस्लामी स्टेट बनाने का, मिसाली स्टेट बनाने का, इसके मैं खिलाफ हूँ। वहां पे बेगम सुलेमान, आई थिंक डॉटर ऑफ सोरवर्दी, वो भी वहां पे बोली। क्या नाम है उनका यार, सुलेमान समथिंग है ना। तो कौन है जो नहीं बोला वहां पे इसके हक में कि देखें जी, जिन्ना साहब के मुताबिक ही हम पाकिस्तान बना रहे हैं, हम एक मिसाली इस्लामिक मुस्लिम स्टेट बनाएंगे। अब उसमें कितना शरीयत का रोल होगा और कितनी अवाम के नुमाइंदे उसमें यानी कानून बनाएंगे, ये एक और बात है जी। शबीर अहमद उस्मानी का, क्या वो गांधी जी को फॉलो करते थे? नहीं, गांधी जी को फॉलो तो नहीं थे करते, लेकिन गांधी जी का रोल सारी दुनिया के सामने था भैया।
तो उनको कोट किया, हालांकि वो देखें गांधी तो पार्टीशन के खिलाफ थे ना, लेकिन उस जमाने के लोग साथ साथ बड़े दिल के भी थे और जानते थे किसने क्या कहा है। तो अपनी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर हम एक मिसाली इस्लामिक स्टेट बनेंगे, तो इवन महात्मा गांधी ने बिहार में जाके ये कहा था, मैं पूरी वो स्टेटमेंट दे दूं महात्मा गांधी की, कि मुझसे आज तक लोग पूछते रहे हैं कि राम राज क्या है, तो बात यह है कि लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड राम जो है वो कोई हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं है। हिस्ट्री में अगर आपने कोई मिसालें लेनी है तो अबू बकर और उमर की मिसाल एक राइचस गवर्नमेंट की है, यानी कि ऐसी हुकूमत जो मिसाली हो। और हजरत उमर का जिक्र किया कि वो सारी दुनिया के रूलर होते हुए भी आम सा खाना खाते थे और बिल्कुल एक मामूली किस्म का ड्रेस पहनते थे। तो आप उनसे सीखे। उन्होंने वहां पे जाके कहा था कि तुम्हें टेबल से बैठने की जरूरत नहीं है, जमीन पे बैठो मिनिस्टर्स को, और जो भी आए यहाँ पे हाथ से लिख के उनके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुमको बाबू बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पे मिसाल अबू बकर और उमर की दी है। तो ये मिसाल देना कोई बुरी बात नहीं है। आप पॉलिटिकली डिसएग्री करें, लेकिन किसी के इल्म की तो आप डिनाइल नहीं है। तो अब बदमाशी शुरू हुई है कि हम उधर से भी हुई है, मतलब हिंदुस्तान में भी अब जो लेवल है आर्गुमेंट का वो इतना क्या कहते हैं लो हो गया है, और हमारे यहाँ तो रवायती तौर पे ऐसे ही है। आपने जब ये किताब लिख ली और रिसर्च कर ली, मुकम्मल कर ली, जी और पाकिस्तान में जो ऐसे लोग अभी हैं, सारे ही हैं जिन्होंने अभी तक किताब नहीं पढ़ी, क्योंकि अभी तक किताब आपकी पाकिस्तान में नहीं आई। जी तो आप ये बताइएगा मुख्तसर कि आपने अपनी किताब में जिन्ना साहब के हवाले से जो रिसर्च की, उसमें आपने जिन्ना साहब को कैसा पाया? क्या उन्होंने सारी जिंदगी की कामयाबियां समेट ली थी, या फिर कुछ उनकी ख्वाहिशें बाकी रह गई थी? ख्वाहिशों का तो मुझे पता नहीं। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान बने। मेरी किताब में उनकी सारी तकरीरें 1940 22 मार्च को उनकी तकरीर पहली है, जो फाउंडेशनल मैं कहता हूँ, बुनियादी, जिसमें टू नेशन थ्योरी को उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कस किया है। उससे लेके आखिर तक, जब तक पाकिस्तान नहीं बन गया, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये टू नेशंस नहीं है और पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। हाँ, कैबिनेट मिशन प्लान को उन्होंने एक्सेप्ट किया, किन हालात में किया उस पर शायद आप बहस ना करें, लेकिन अगर चाहें तो उस पर भी हो सकती है। बट ऑल अलोंग उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की तकसीम होने से यहाँ पे अमन होगा, क्योंकि ये दो कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान। मिलके रहेंगे तो झगड़ा होगा हर वक्त, अलग हो जाएंगे तो अमन हो जाएगा। ये दैट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्या कन्विंसिंग है या नहीं है, मुझे उस पर बहुत एतराज है। बट आप जिन्ना साहब की बात कर रहे हैं ना, तो इस बुनियाद पे उन्होंने वोट भी सारे मुसलमान, अपने मुसलमानों को साथ ले लिया। याद रखें उस जमाने में सिर्फ 11% लोगों को राइट टू वोट था। ये कोई अडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन नहीं हुआ। ये वही लोग वोट देते थे जो पढ़े लिखे थे या जो टैक्स देते थे, प्रॉपर्टी ओनर्स। तो ये कितनी अवामी वोट है इस पे बहस हो सकती है, लेकिन इस तरह फिर कांग्रेस को भी क्या अवामी वोट तो नहीं ना मिला, इन 11% का ही मिला है ना। तो ये फजूल सी बहस है। लेकिन जो वोट था वो सारा मेजोरिटी मुसलमानों का, 440 शायद मुस्लिम लीग को मिल गई थी रिजर्व सीट्स, या 75 में से 440, कांग्रेस से भी ज्यादा जितनी के जनरल सीट्स हैं। तो वो सारे वोट लेने में जो लीडरशिप थी वो तो कायदे आजम ही की है ना। तो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उन्होंने तकसीम हिंद के लिए जो मौकफ लिया वो कामयाब हो गया। ठीक है, उस ठीक इस है। तरह कामयाब नहीं हुआ कि जैसे वो चाहते थे। वो चाहते थे पूरा पंजाब और पूरा बंगाल भी आ जाए, लेकिन वो ऐसे नहीं आ सका कि अगर आप पूरे हिंदुस्तान में ये वोट लें कि पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं, तो वो कभी कामयाब नहीं था हो सकता। इसी तरह से अगर सारे हिंदुस्तान का वोट नहीं लिया गया पाकिस्तान के हक में, और सिर्फ माइनॉरिटी के अपने मेजॉरिटी इलाकों में वोट की वजह से पाकिस्तान बन रहा था, तो फिर बंगाल और पंजाब में जो इलाके जहां पे हिंदू और सिख मेजॉरिटी में थे, उनको भी तो हक है ना कि वो
अगर चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, चाहे तो ना बने। उन्होंने वोट दिया कि हम बंगाल और पंजाब की तकसीम चाहते हैं और हम हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो वही लॉजिक उन्होंने फिर डिमांड की ना। ठीक है। ये उनकी लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी है। उनकी जो कामयाबी। सबसे फेलियर्स हैं, वो फेलियर्स यही हैं कि उनके पास मेरे ख्याल से कोई क्लियर विजन नहीं था कि पाकिस्तान कैसा होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जैसी उनकी तर्ज जिंदगी थी, वो शायद चाहते थे कि किसी किस्म की एक मॉडर्न, यू नो, डेमोक्रेटिक भी होगी, इस्लामिक भी होगी, उसमें शरिया का रोल भी होगा। मगर उनकी कोई इसमें ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी, ना इस्लामिक लॉ में और इन बाकी बातों में। और वहां पे फेलियर ये है कि पाकिस्तान के पास उसके बाद आज तक झगड़ा है कि उनकी विजन क्या थी। और चलो, कायदे आजम की जो भी विजन थी, यहाँ पे तो 96.4% मुसलमान है ना। आप क्यों नहीं एग्री कर जाते कि हम इस तरीके से अमन से रहेंगे? तो ये फेलियर है कि अगर आप मजहब के नाम पे एक स्टेट बनाते हैं, और वो भी एक ऐसा मजहब जो बड़ा पोलिटिसाइज्ड है, जिसमें पॉलिटिक्स और स्टेट हमेशा कनेक्टेड है, तो स्टेट में किसकी बात चलेगी? ये झगड़ा तो होना ही था, और वो झगड़ा हुआ। उनकी लाइफ टाइम में तो कोई नहीं बोला, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान बन रहा था यार। अभी तक दफ्तर में पेपर पेंसिल नहीं थे जहां पे के जिनके, जब उनकी डेथ हो गई है। तो ये झगड़े तो तब भी होने थे ना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन भी जाके बनी 1956 में, 9 सालों के बाद। और पहले जनरल इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के 1970 में हुए। क्योंकि ये सारे झगड़े एकदम मुसलमानों को एक मुल्क देना, फिर ये ना डिफाइन कर सकना कि ये कैसा होगा, वहां के, ये उनका मैं फेलियर ही समझता हूँ। ठीक और है। एक उनका एक तनकीद भी है कि जब पाकिस्तान बन गया तो उनको चाहिए था प्राइम मिनिस्टर बनते, ताकि पता लगता कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के हवाले से हुकूमत बनेगी और बदलेगी। वो गवर्नर जनरल बन गए, और जो वाइस रॉय इंडिया था, उससे भी ज्यादा पावर उन्होंने एक्वायर कर ली। उससे हुआ ये कि वो तो यही समझते थे कि मैं पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में हर बात कर रहा हूं, इसलिए सब सारी पावर मेरे पास हो। अब उसमें जो उन्होंने फैसले किए हैं, उन पे भी बहस हो सकती है। उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उनको डिसमिस किया। उन्होंने उन्होंने वहां पे जाके क्या कहते हैं, बंगाल के अंदर कहा कि यहाँ पे उर्दू होगी नेशनल लैंग्वेज, जिस पे एक और झगड़ा बना। बाद में पाकिस्तान का ब्रेकअप भी हुआ, वहां से ये शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें उनकी पॉलिटिक्स का जो है, उसमें जो कमजोरियां थी वो जाहिर करती हैं कि जब आप एक मजहब के नाम पे स्टेट बनाते हैं, तो या तो होना कि उस मजहब के लोग फिर एक ही चीज तरीके से बिलीव करते हो। अगर उनमें कई बिलीव्स हैं, अभी तो ये यही नहीं फैसला हुआ कि सुन्नियों के अंदर के हाथ बांध के तो पढ़नी है, लेकिन रफा दरैन करना है या नहीं करना है, ये झगड़े हैं यार। और शिया जो है वो हाथ छोड़ के पढ़ते हैं, इस पे ये लड़ते हैं, बातें करते हैं। हम्म। और बेतहाशा और भी बातें हैं। मेरी बात ना मानो, सिर्फ जाके यूट्यूब पे देख लो ये मौलवी एक दूसरे के खिलाफ क्या बातें करते हैं। आप ये कहते हैं कि मजहब को सियासत से अलग होना चाहिए था और जिन्ना साहब को क्लियर कर देना चाहिए था, लेकिन आप अपना प्रोफेसर इश्तियाक साहब, आज के जो हालात हैं, आप उसमें जिन्ना साहब की नाकामी को क्यों उसमें इजाजत दे देते हैं दाखिले की? यार ये क्या, मुझे समझ नहीं आती। नाकामियां इंसान की नहीं होती? ये आप लोगों का क्या मसला है यार? एक इंसान है, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, अगर उसका प्रॉपर जिक्र करें तो उनकी कुछ जो नाकामी है और उनका जो असर है, उसका जिक्र करना एक कंट्रीब्यूशन है टू नॉलेज, ताकि पाकिस्तान में उस डिस्कशन के बाद आप सीखें और आगे निकलें यार। वरना रोज सुबह शाम ये होगा, कोई कहता है नमाज पढ़ते थे, कोई कहता है तहज्जुद पढ़ते थे, कोई कहता है, मैं कहता हूँ ये सारी बातें जो है ना उस दौर में हो चुकी हैं। अब तो पाकिस्तान है ना, और देर इज नो जिना नाउ अलाइव। अब आपने फैसले करने हैं ना, तो आप फैसला करें।
व्हाई डू यू ड्रैग इन जिना फॉर वन पोजीशन और अनदर? मैं तो इसके खिलाफ हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि उनको हर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप ये कहना चाहें कि शरीयत के हक में उन्होंने बयान दिए हैं, तो वो 25 जनवरी 1948 को कराची बार एसोसिएशन की तकरीर सुन लें। वहां पे उन्होंने कहा है कि मुझसे लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी। ये क्या सवाल है पूछने वाला? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो 1300 साल पहले दे दी गई थी और वो शरीयत के ऊपर बेस्ड होगी। अब व्हाट डू यू से टू दैट यार? और वो 11 अगस्त की स्पीच है, वो जो हमारे लेफ्टिस्ट हैं वो उसको रिफर करते हैं। दोनों स्पीचेस तो कायदे आजम की है ना। ये आजम 11 अगस्त बात ये सारा प्रॉब्लम मैं कह रहा हूं कि मजहब के नाम पे जो स्टेट बन गई है ना। अब मेरा मौकफ है, ना बनती तो सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का हिस्सा होता और मुनासिब हिस्सा होता, कोई ऐसा खतरा नहीं था। लेकिन मान लिया कि कांग्रेस की भी कुछ गलतियां हैं, उन्होंने यानी कुछ हरकतें की जिससे ये ज्यादा एक्सेंचुएट हो गया। ग्रीट अग्रीड ग्रांटेड, और अब मुसलमान पाकिस्तान बन गया है। अब इसको आपने चलाना है ना। 96.4% तो आप गिनते हैं जिसमें सारे सुन्नी और सारे शिया आ जाते हैं। हाँ जी, आप बैठ के एक फैसला कर लें कि यार माइनॉरिटीज के क्या हकूक होंगे, माइनॉरिटी सेक्ट्स को कैसे डील करना है, और अमन और इंसाफ पे आप पाकिस्तान को चलाएं। ये मैं लेकिन ये कहना कि जी आपने उनके फेलियर्स का जिक्र क्यों किया, व्हाई नॉट? अगर हजरत उस्मान के ऊपर मौदूदी पूरी किताब लिख सकते हैं, खिलाफत और मलूकियत, और वो जमात इस्लामी का बेसिक टेक्स्ट है, तो उसमें तो कोई शोर नहीं मचता। इस सवाल का जवाब दीजिए कि हाँ हिंदुस्तान में महात्मा जी गांधी हों पे कई दफा तनकीद होती है और खुल के जी तनकीद लोग करते हैं, लेकिन जी क्या वजह है कि यहाँ पे जब अगर जिस तरह आपने किताब लिखी और बड़ा हाँ जी बेहतरीन आपने उसके अंदर अंदाज अपनाया, सारी जी उसके अंदर आप जो लिखी है बाकायदा तौर पे तारीखी हवालों के साथ आपने लिखी है, बेशक और साथ बेशक। साथ आप एज अ राइटर और एज अ हिस्टोरियन ये भी बताया, जिस तरह के किसी भी इंसान के बारे में किताब लिखते हुए बताया जाता है कि ये इसकी सक्सेस है, ये इसकी फेलियर थी। तो ठीक है। इस क्या वजह है कि फिर भी इस चीज को पाकिस्तान की हुकूमत को मानना चाहिए और बल्कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए? नहीं, और मेरी आपकी जो बात किताब पब्लिश एक और जो आपकी किताब पब्लिश हुई है उसको हाँ जी। पाकिस्तान ने भी यहाँ पे सबको पढ़ाने की और यहाँ पे हर जगह पे इजाजत होनी चाहिए। तो हमने हाँ ये देखा कि अब तक आपकी किताब पाकिस्तान में नहीं आई, इसकी क्या वजह हाँ। बनी? नहीं, उसकी वजह एक्चुअली हुकूमत का अभी तक मेरे ख्याल कोई मैं तनकीद नहीं कर रहा। वो ऐसे है कि जब कश्मीर को इंडिया ने इंटीग्रेट किया ना, तो उसके बाद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इनके साथ ट्रेड खत्म कर देते हैं। तो उसके बाद कोई किताब हिंदुस्तान से नहीं आई। तो ये मेरी किताब के आने पे नहीं कोई ऐसी बात हुई, और ना उसमें कोई पाबंदी है बाय द वे। ठीक है। सिर्फ ये है कि कानूनी तौर पे हिंदुस्तान से ट्रेड वाइज कोई चीज नहीं आ सकती, तो उसमें किताबें भी नहीं आ सकती। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे इजाजत लेके पाकिस्तान में एक पब्लिकेशन की जाए, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एक रोशन ख्याल पोजीशन लेगी, जो कि मैं समझता हूँ कि कायदे आजम को एज ए ह्यूमन बीइंग भी दिखाएगी। और उनकी जो देखे, एक लीडर जो है ना, वो अपने आप को कंप्लीटली ये समझता है कि मेरे बगैर दुनिया नहीं चलती। ये नॉर्मल होता है एक लीडर के लिए। गांधी के ऊपर, नेहरू के ऊपर तो पर्सनल अटैक्स बहुत होते हैं, लेकिन दुनिया पढ़ती है, कुछ एग्री करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। पाकिस्तान में ये रिवाज ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिन्ना साहब को कभी उनके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन पे बात करने नहीं दी गई। समझ गए आप? इन्होंने उनकी 11 अगस्त की स्पीच जो है, ये लोग कहते हैं कि मेरे ख्याल से कि 1960s में गायब हुई है पब्लिक से। लेकिन इसका जिक्र उस जमाने में भी खत्म हो गया था, क्योंकि जब ये तकरीर हुई थी उसके बाद मुस्लिम लीग की अपनी लीडरशिप ने कहा हुआ कि सर ये कैसे हो सकता है कि हिंदूज विल सीज टू बी। ये तो हमने
लाखों लोग, मिलियंस ऑफ लोग अबरूट हुए हैं इसलिए कि वो मुसलमान हैं, और हिंदू सिख यहाँ से गए हैं क्योंकि वो हिंदू हैं या सिख हैं, और यहाँ पे कत्लेआम हुआ है, औरतों की इज्जत लूटी गई है, बच्चों को नेज़ों पे उठाया गया है उनकी मजहब की बुनियाद पे। तो हम पाकिस्तान को अगर एक मुस्लिम आइडेंटिटी ना देंगे तो वो फिर पार्टीशन करने की जरूरत क्या थी। तो उसके बाद उस स्पीच को खुद ही बहल जिन्ना साहब ने दोबारा इनकरेज नहीं किया, और बाद में उसको इन्होंने किताबों से एक्सक्लूड कर दिया। यानी होते हैं ना, उनकी कलेक्शंस आती रहती थी कि ये उनकी स्पीसीज है। 1960s में प्रोफेसर रफीक अफजल, उनकी अपना डेथ अभी महल लास्ट ईयर ही हुई है या चंद महीने पहले हुई है। वो सबसे बड़े हिस्टोरियन रहे हैं मुस्लिम लीग की सारी हिस्ट्री की, और कायदे आजम की स्पीचेस की भी उन्होंने कलेक्शंस 2-3 दफा छापी हैं। लेकिन जो 1960s में ये छापी गई उसमें ये तकरीर गायब ही हो गई थी 11 अगस्त की। लेकिन पब्लिक से ये पहले ही गायब हो गई थी, इसका ज्यादा जिक्र नहीं हुआ तकरीर होने के बाद, क्योंकि पार्टीशन हुई थी, लोग लुट के आए थे वहां पे, ये बात कोई सुनने को तैयार नहीं था कि ये मुसलमानों की रियासत नहीं है। तो वो कहते हैं हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ये आई मीन दिस इज नॉनसेंस जो लोगों ने एक तकरीर को लेके इतनी बड़ी बात बना ली है। वो कायदे आजम ने खुद ही कहा होगा बाकी लोगों को कंसल्ट करके, लियाकत अली, चौधरी मोहम्मद अली, ये सारे उनके जो कॉन्फिडेंट जो रोज बैठते थे ना, उनको कहा होगा कि यार बस काफी है, दैट्स इनफ, अब कुछ और बात करो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। आपकी बहुत जबरदस्त किताब मंजर आम पे आई है जिन्ना साहब के हवाले से, और हाँ, उम्मीद है जो लोग ये किताब पढ़ेंगे और जो उनके जहनों में सवालात हैं, हो सकता है कि प्रोफेसर साहब की किताब पढ़ने के बाद उन सबको उनके सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। और जिस तरह से हमें उम्मीद है कि आप लोग प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब की इस बात को भी आप फॉलो करेंगे, उनकी ये बात भी मानेंगे कि अब हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया है, अब हमें चाहिए कि किसी एक कानून पे, किसी एक बात पे इकट्ठे हो जाएं और इस मुल्क की तरक्की के लिए और पब्लिक की तरक्की के लिए काम करें। प्रोफेसर साहब भी यही चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी बहुत सारी उन्होंने अपना वक्त, कीमती वक्त लगा के ये किताब उन्होंने लिखी, और हमें उम्मीद है कि हम जी एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मसलन ये जो पाकिस्तानी हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि कायदे आजम को बहुत कांग्रेस की तरफ से ये लालच आई कि आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएं और पार्टीशन ना करें, लेकिन वो डटे रहे। तो पाकिस्तान में ये मौकफ नहीं है कि वो पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे, ये सुन लो। जो मेरी कंक्लूजन है वो वही है जो फारूक अहमद डार, एक हिस्टोरियन है जिन्होंने कायदे आजम की पाकिस्तान बनने के बाद जिंदगी के मुतालिक लिखा है, और सिकंदर हयात है जिन्ना द कैरिस्मेटिक लीडर, ये दोनों पाकिस्तानी लीडिंग स्कॉलर्स हैं। उन्होंने वही बात की है जो मैं भी कर रहा हूं। हम यही कह रहे हैं कि ही वांटेड पाकिस्तान। मेरी तनकीद ये है कि ही हैड नो विजन आफ्टर वर्ड्स के जो कि पाकिस्तान कैसा होगा। उनकी कई पोजीशंस हैं, लिहाजा लोग उन पे झगड़ा करते हैं, ये फर्क है मेरा और उनमें। लेकिन ये झगड़ा नहीं है कि वो बनाने नहीं थे चाहते। ये जो चली है ना बात, इसकी कोई फाउंडेशन ही नहीं है। और मैंने तो उनकी तकरीरों के बुनियाद पे डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि ही इंसिस्टेड दैट द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू पार्टीशन इंडिया, और वो कहते थे इस अमन में होगा। ये ऐड करना बड़ा लाजमी था। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा आपने ऐड किया प्रोफेसर साहब, और हमें उम्मीद है कि आपकी जितनी मेहनत है वो रायगा नहीं जाएगी और आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा, और आपकी इस किताब को पढ़ के लोग बहुत सारी जो गुत्थियां हैं वो सुलझा पाएंगे। और इस उम्मीद के साथ हमें इजाजत दीजिए, आपसे फिर बात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत मेहरबानी पीरजादा साहब, आपने मेरे पहले भी इंटरव्यू किए हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल होराइजन पर जर्नलिज्म की फील्ड में आप जैसे नौजवानों की जरूरत है जो रोशन ख्याली की बात करें और सच का साथ दें। हम सब जो हैं पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट सर्व करना चाहते हैं,
उसमें तनकीदी जायजे के बगैर कोई चीज तब्दीली कभी आती नहीं प्रोग्रेसिव, जब तक आप तनकीद से शुरू ना करें बातें। तो हम सारे एग्रीड हैं इसके ऊपर। बहुत बहुत बिल्कुल। मेहरबानी आप। और बहुत बहुत आप जो बात करते हैं वो बेनिफिट है पब्लिक के लिए, कि आप सिखाते हैं, आप उस्ताद हैं और आप सिखाते हैं कि किस तरह से एक बात की जाती है और किस तरह से एक हकीकत अवाम के सामने रखी जाती है। अब इसका फैसला तारीख कोशिश तो करेगी और पब्लिक करेगी। कोशिश 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 तो यही है। थैंक बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू सो मच।